हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन बौद्ध और आज से हम एनसीईआरटी शुरू करने जा रहे हैं सीटेट की क्लास। और हम सीटेट की एनसीईआरटी कक्षा 4 से शुरू करते हैं। तो सबसे जो पहला चैप्टर हमारा रहेगा वो रहेगा चलो चलें स्कूल। यानी कि जो पहले जो साधन हुआ करते थे स्कूल पहुंचने के साधन, वो कौन कौन से होते थे। तो यानी कि जो बांस और रस्सी से बने पुल जो होते हैं वो असम में ज़्यादा यूज होता है। यानी कि ऐसे क्वेश्चन आता है कि बांस और रस्सी के पुल कहाँ होते हैं, तो वो असम में होते हैं। और ट्राली का उपयोग सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है, तो वो लद्दाख में किया जाता है। और सीमेंट जो सामान्य क्षेत्र होते हैं, यानी कि समतल मैदानी क्षेत्र, वहाँ पर सीमेंट के रास्ते ज़्यादा होते हैं स्कूल पहुँचने के साधन। और ये बल्लभ क्या है, ये लकड़ी की छोटी नाव होती है जो केरल में चलती है ये। और ये ऊँटगाड़ी राजस्थान में बच्चे स्कूल जाते हैं। और बैलगाड़ी से जाते हैं मैदानी इलाकों में। और ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते ये कहाँ पर होते हैं, उत्तराखंड पहाड़ी। अब वो इसमें इतना ही था। अब चैप्टर हम आएंगे 2 पर, कान कान में। यानी कि किसके सिर पर आंखें होती हैं और छेद कान पंखों से ढके होते हैं, तो वो पक्षियों के होते हैं। यानी जो पक्षियों के कान जो होते हैं वो बालों से ढके होते हैं और सिर के ऊपर होते हैं वो एकदम से। जानवरों की त्वचा पर जो डिजाइन होते हैं वो बालों के कारण होते हैं। बाल जो होते हैं जानवरों के, उसी से वो डिजाइन बन जाता है, तो वही बालों के कारण ही होती है डिजाइन। और यहाँ पर एक नोट में लिखा गया है, नोट में छिपकली के कान भी इसी प्रकार के होते हैं। और मगरमच्छ के, यानी कि मगरमच्छ के भी कान हमें दिखाई नहीं देते, और छिपकली के भी। मगरमच्छ की आंखें भी इसी प्रकार की होती हैं, इसलिए हम उन्हें देख नहीं पाते। अब ये आता है, वे जानवर जिनके शरीर पर बाल होते हैं तथा कान बाहर की ओर दिखाई देते हैं। यानी कि एक तो उनके शरीर पर बाल होते हैं, जिनके शरीर पर बाल होते हैं और कान बाहर दिखाई देते हैं, वे जानवर बच्चों को जन्म देते हैं। उसमें हम मनुष्य भी आ जाते हैं, गाय भैंस बकरी ये सब। और वे जानवर जिनके शरीर पर कान बाहर नहीं होते वे अंडे देते हैं, जैसे छिपकली हो गया तुम्हारा, और चिड़िया है, पक्षी जो होते हैं जितने। अब हम चैप्टर 3 पर आगे बढ़ते हैं। नंदू हाथी। हाथियों की झुंड की सरदार कौन होती है, तो सबसे जो हाथियों की झुंड की सरदार जो होती है वो सबसे बूढ़ी मादा हाथी होती है। यानी कि जो हाथियों का झुंड होता है उसमें जो सबसे बूढ़ी बूढ़ी हथनी होती है वही उस झुंड की सरदार होती है। नर हाथी झुंड कब छोड़ देते हैं, तो 14-15 वर्ष की आयु में जो नर हाथी होते हैं वो अपना झुंड छोड़ देते हैं। एक वयस्क हाथी एक दिन में कितना भोजन खाता है, तो 100 किलोग्राम पत्ते और टहनी खा जाता है। कहीं कहीं आपको क्वेश्चन में मिलेगा कि 300-150 कुंटल खा जाता है। या तो जो एनसीईआरटी जो कहती है वो कहती है कि 100 किलोग्राम, तो एनसीईआरटी को हम राइट मानकर चलेंगे। तो एनसीईआरटी इज़ बेस्ट। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा वही सही माना जाएगा। हाथी एक दिन में कितना सोता है, 2 से 4 घंटे सोता है। कहीं कहीं ऑप्शन में आ जाएगा कि 5 से 6 घंटे सोता है, तो वो गलत होगा। एनसीईआरटी यही कहती है कि एक हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी मिट्टी में खेलना क्यों पसंद करते हैं, उनकी त्वचा को ठंडा करने के लिए। या हाथी को गर्मी लगती है तो वो मिट्टी में खेलना पसंद है, उससे क्या है उनको ठंडक मिलती है। हाथी कान का प्रयोग कब करते हैं, हाथी को जब गर्मी लगती है तो वो कान का हवा करके स्वयं को ठंडा करने के लिए, यानी कि कानों से ही वो हवा कर लेते हैं अपनी, तो उनकी बॉडी ठंडी हो जाती है। तो बस इसका कहने का यही उद्देश्य था। और एक झुंड में कितने हाथी होते हैं, तो एक झुंड में कभी कभी आपको क्वेश्चन में दे देता है कि 12 से 15 या 11 से 12, तो वहाँ वो सही नहीं होगा। एग्जैक्ट आंसर यही होता है कि 10 से 12 मादा हाथी और कुछ बच्चे होते हैं एक झुंड में। तो यहाँ पे ये वाला ये चैप्टर फिनिश हुआ। और ये अब आते हैं हम चौथे चैप्टर पर, अमृता की कहानी। अमृता कहाँ रहती थी, अमृता जो है वो यहाँ पर एक बताने की कोशिश कर रहा है कि ये मतलब लोकेशन बोले तो जैसे कि कौन सी जगह किधर है कहाँ है और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो हम मतलब इस टॉपिक से बताएंगे इसमें। तो ये अमृता के बारे में बात कही जा रही है। अमृता कहाँ रहती थी, तो ये खिजड़ी गांव में रहती थी। और खिजड़ी गांव कहाँ पर है, तो राजस्थान के जोधपुर के पास पड़ता है। राजस्थान में जोधपुर पड़ता है, उसके पास पड़ता है ये।
खेजाड़ी में 300 साल पहले घर किस प्रकार के बनाए जाते थे। अब ये खेजड़ी की विशेषता है कि खेजड़ी में 300 साल पहले घर किस प्रकार के बनाए जाते थे, तो लकड़ी से। खेजड़ी में कौन कौन लोग रहते थे, तो जो खेजड़ी में जो ज़्यादातर जो लोग रहते थे वो विष्णु ही रहते थे। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि, और क्वेश्चन सीधा सीधा यहाँ से रिपीट क्वेश्चन होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन बहुत होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। कम पानी में जीवित रहने वाला पेड़ खेजड़ी होता है। ये खेजड़ी जो पेड़ होता है ये कम पानी में भी जीवित रह जाता है। ये ज़्यादातर राजस्थान में वहाँ लगाया जाता है खेतों के किनारों पर। तो इस खेजड़ी वृक्ष को देखकर ही किसान जो है वो पता कर लेता है कि अब इसको मतलब फसल को पानी की ज़रूरत है। खेजड़ी पेड़ की लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता। इसकी छाल दवा बनाने के काम आती है। पेड़ की फलियां सब्जियों के काम आती हैं और इसकी पत्तियां यहाँ के जानवर खाते हैं। अब ये चैप्टर 5 पे आते हैं हम, अनीता की मधुमक्खियाँ। यहाँ पर हम मधुमक्खियों के बारे में बात करेंगे। अनीता कहाँ रहती थी, तो ये था गांव बेचाहा गांव में रहती थी अनीता। बेचाहा गांव कहाँ पर है, तो ये बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में है। बिहार बेचाहा गांव जो है ये बिहार के मुजफ्फर ज़िले में है। तो यहाँ पे हम लोकेशन पूछ लेता, कभी कभी पूछ लेता है कि आप उत्तर बिहार से दाएं जाते हैं या बाएं जाते हैं तो कौन सा स्टेट पड़ता है, तो मतलब यही कुछ होता है। मधुमक्खियों के छत्ते में अंडे कौन देती है, तो जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें जो अंडे देने का जो कार्य वो करती है वो मधुमक्खियाँ ही करती हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा नोट लिखेंगे। नोट है आपका कि छत्ते में नर मधुमक्खियाँ बहुत कम होती हैं, बाकी मधुमक्खियाँ काम करने वाली होती हैं। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि जो छत्ता जो होता है उसमें नर मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो बहुत कम होती हैं, बाकी मधुमक्खियाँ काम करने वाली होती हैं। आगे बढ़ेंगे। लीची के फूल कौन से माह में खिलते हैं, तो लीची के फूल जो है वो फरवरी माह में खिलते हैं। मधुमक्खियाँ अंडे कब देती हैं, तो मधुमक्खियाँ को जो अंडे देने का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है अक्टूबर से दिसंबर माह। और आपको कभी कभी जून जुलाई दे देगा, तो वहाँ वो सब नहीं, एग्जिट वो है अक्टूबर से दिसंबर माह में ही मधुमक्खियाँ अंडे देने का काम करती हैं। अब हम आएंगे चैप्टर नंबर 6 पर, ओमना का सफ़र। ओमना का सफ़र। ट्रेन कहाँ से चली थी, कच्छ के गांधीधाम से गुजरात तक चली थी। गुजरात का प्रसिद्ध खाना चटनी के साथ ढोकला, लेमन राइस और मिठाई। यानी कि जो गुजरात का प्रसिद्ध खाना जो है वो चटनी के साथ ढोकला, लेमन राइस और मिठाई आदि। वलसाड और अहमदाबाद कहाँ है, तो ये वलसाड और जो अहमदाबाद जो है ये गुजरात में ही पड़ता है। कोझिकोड कहाँ है, तो कोझिकोड जो तुम्हारा वो केरल में पड़ेगा। अब हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे खिड़की से। यानी मंडगांव कहाँ स्थित है, गोवा में स्थित है मंडगांव। गोवा से केरल के रास्ते में कितनी सुरंगें और पुल पड़ते हैं, तो यानी कि जब हम गोवा से केरल की तरफ जाएंगे तो हमें 92 तो सुरंगें मिलेंगी और 2000 पुल मिलते हैं वहाँ पर। कोझिकोड कहाँ स्थित है, तो मालाबार तट पर और पश्चिम भारत के केरल राज्य में। यानी कि जो कोझिकोड है ये मालाबार तट पर और पश्चिम भारत के केरल राज्य में पड़ता है। कोझिकोड को और क्या कहते हैं, तो जो कोझिकोड है इसको कैलीकट भी बोलते हैं। गुजरात कहाँ गया ये रहा। गुजरात से केरल तक के रास्ते में ट्रेन किन किन राज्यों से गुजर जाती है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके बहुत ही इस क्वेश्चन का मोस्ट इम्पोर्टेंट समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन वेस्ट है और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो जब हम गुजरात से केरल तक के रास्ते में ट्रेन किन किन राज्यों से गुजरती है, तो गुजरात से केरल जाएंगे तो ट्रेन जो है वो पहले महाराष्ट्र जाएगी, फिर गोवा जाएगी और फिर कर्नाटक जाएगी। अब ये कोट्टयम नगर कहाँ पर है, कोट्टायम नगर, तो ये केरल में ही पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे भाषा और राज्य, यानी कौन सी भाषा किस राज्य में बोली जाती है इस चीज़ के बारे में। तो यहाँ पर जो मलयालम भाषा जो है वो ज़्यादातर केरल में बोली जाती है और कोंकणी बोली जाती है आपकी कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, गोवा में और केरल के कुछ हिस्से में। और ये मराठी भाषा जो है वो आपकी महाराष्ट्र में बोली जाती है, गोवा में बोली जाती है और दमन द्वीप में और दादर एवं नागर हवेली में भी बोली जाती है। और गुजराती तो आप गुजरात में बोली जाती है।
और एक है यहाँ पर कन्नड़। कन्नड़ कहाँ पर बोली जाती है? तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में और महाराष्ट्र में। अब यहाँ से हमारा शुरू होता है चौथा चैप्टर। चौथा चैप्टर शुरू हो रहा है हमारा, और यहाँ से पढ़ेंगे नानी के घर तक। नानी के घर तक। ट्रेन टिकट पर क्या क्या लिखा होता है? ट्रेन टिकट पर, तो ट्रेन टिकट पर ट्रेन का नंबर होता है, सफ़र शुरू होने की तारीख होती है, बर्थ एवं डिब्बे का नंबर, किराया, दूरी किलोमीटर में। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन ये आ रहा है, फेरी क्या है? फेरी क्या है? एक प्रकार की नाव जो केरल में प्रयोग की जाती है, यानी कि जो एक फेरी जो है वो एक प्रकार की नाव है जो केरल में प्रयोग की जाती है। अब चैप्टर ये 9 है, यहाँ पर बदलते प्रवाह, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं था, यहाँ से क्वेश्चन बनते नहीं हैं तो इसको हमने नहीं लिया है। और ये चैप्टर 10 जो है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है हुतुतु हुतुतु। तो चलो इसे हम पढ़ते हैं। कबड्डी को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो चेड़ुगुड़, हुतुतु, हाडुडुडु, छू किट किट किट, कबड्डी, ये सब कबड्डी के उपनाम हैं। कर्लम मल्लेश्वरी, ये कर्लम मल्लेश्वरी, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। कर्लम मल्लेश्वरी कहाँ रहती थी? तो ये आंध्र प्रदेश में रहती थी कर्लम मल्लेश्वरी। अब कर्लम मल्लेश्वरी क्या करती थी? तो ये भार उठाती हैं, वेट फिल्टर हैं बोले तो। और इनके पापा क्या करते हैं? तो ये इनके पापा जो थे कर्लम मल्लेश्वरी, इनके पापा एक हवलदार थे। इनके बारे में पूछता है ये क्वेश्चन कि उस समय क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। मल्लेश्वरी ने वेट उठाना कब शुरू किया था? तो मुझे जब 12 साल की थी तभी से इन्होंने वेट फिल्टर का वेट उठाना शुरू कर दिया था। मल्लेश्वरी कितना वेट उठा सकती हैं? तो इनकी जो वेट उठाने की कैपेसिटी है वो 130 किलोमीटर तक 130 किलोग्राम तक की वेट उठा सकती हैं। इन्होंने कितने अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते हैं? तो अब तक जो इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते हैं वो 29 अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते हैं। और यहाँ पर एक नोट है जो आपको नोट करना है। तो इनकी 4 बहनें भी हैं जो वेट उठाने का अभ्यास करती हैं, जिनका नाम ये है ज्वाला, लीला और हीरा। कहाँ रहती हैं? मुंबई में। आगे बढ़ते हैं। ये तीनों क्या करती हैं? ये भी कबड्डी खेलती हैं। अब यहाँ पर एक नोट है, हीरा कबड्डी की कोच भी बनी है, यानी कि इनकी जो बहनें हैं इसमें से जो एक हीरा बहन है, हीरा नाम है जिसका, वो कबड्डी की कोच भी रह चुकी है। अब हम चैप्टर 11 पर आते हैं, और चैप्टर 11 है हमारा फुलवारी। फुलवारी की घाटी, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी जो है वो उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित है। और मधुबनी कहाँ क्या है? तो मधुबनी एक चित्रकला बोले तो पेंटिंग, मधुबनी। इसे मधुबनी क्यों कहा जाता है? बिहार में मधुबनी नाम का एक ज़िला है, उसी के नाम पर इसे मधुबनी पेंटिंग कहते हैं। मधुबनी जो पेंटिंग होती हैं वो किससे बनती हैं? तो ये चावल के पाउडर में रंग मिलाकर, यानी कि जो चावल होता है उसका पाउडर बना के उसमें कलर मिलाए जाते हैं, तब ये मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती हैं। इस पेंटिंग में क्या क्या दर्शाया जाता है? तो इस जो पेंटिंग होती है इसमें जो दर्शाए जाते हैं वो मनुष्य का चित्र भी होता है, जानवर होते हैं, पेड़, फूल, और पक्षी, मछली और अन्य कई जानवर भी हो सकते हैं। यहाँ पर नोट लिखेंगे एक, जो अब ये जो पेंटिंग जो बनाई जाती है ये चावल के पाउडर में रंग मिलाकर, तो जो रंग जो मिलाए जाते हैं इनमें नील, हल्दी, फूलों और पेड़ों के रंग आदि का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो इसमें कलर्स होते हैं वो नेचुरल कलर ही यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ पे हम चैप्टर 12 पढ़ेंगे, कैसे कैसे बदले घर। गाजी खान अब कहाँ स्थित है? तो ये गाजी खान अब कहाँ स्थित है? अब यह जगह पाकिस्तान में है। अब यानी कि पहले ये, अब फ़िलहाल में तो ये पाकिस्तान में ही है। और पहले लोग कच्चे घरों में दीवारों व फर्श पर गोबर व मिट्टी का लेप क्यों करते थे? तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्योंकि गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। जब गोबर में मिट्टी मिलाते तो उससे कीड़ा नहीं लगता है, इसलिए पुराने ज़माने में लोग मिट्टी में गोबर मिला के लीपा करते थे। लकड़ी की छत को दीमक से बचाने के लिए क्या करते हैं? तो यानी कि जो लकड़ी की छत होती है उसको दीमक से बचाने के लिए उसमें नीम तथा कीकर की लकड़ियाँ बिछाते हैं। इससे क्या है, उसमें दीमक नहीं लगती।
अब ये चैप्टर 13 है, पहाड़ों से समुद्र तक। तो इसमें क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आते ही नहीं है, अभी तक ना आया है, तो इसलिए यहाँ से नहीं लिया। अब चैप्टर ये है 14, बसवा का खेत। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। बेलनिका गांव कहाँ पर है? तो ये बेलनिका जो गांव है, बेलनिका, तो ये कर्नाटक में पड़ता है। इसे यहाँ से एक ही क्वेश्चन बनता है ओनली। अब ये पार्ट चैप्टर 15 पढ़ेंगे हम, मंडी से घर तक। यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं बनता है, मंडी से घर तक। और ये चैप्टर 16, चू चू करती आई चिड़िया, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो जो गीजू भाई बघेड़ा कहाँ रहते थे? तो गीजू भाई बघेड़ा जो है ये गुजरात में रहते थे। यहाँ पे एक इनके बारे में नोट दे रखा है, इन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियाँ लिखी। ये जो है गीजू भाई जो हैं, ये बच्चों को कहानियाँ लिखने का कार्य करते थे। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इंडियन रॉबिन, जो इंडियन रॉबिन है इसको किलचड़ी भी कहते हैं। तो इंडियन रॉबिन पक्षी अपने अंडे कहाँ देता है? तो ये इंडियन रॉबिन जो पक्षी है ये अपने अंडे सड़क के किनारे और पत्थरों के बीच में देता है। और कोयल अंडे कहाँ देती है? तो कोयल अंडा कोए के घोंसले में देती है। और क्वेश्चन किस तरीके से बनता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है, ऐसा कौन सा चालाक पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और किसी दूसरे के घोंसले में पक्षी देता है? तो ये कोयल ही है जो कोए के घोंसले में अंडे देती है, और कौवा बेचारा अपने अंडे समझकर इनको सेता रहता है। पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं आखिर, यानी पक्षियों को घोंसले की क्या ज़रूरत होती है? तो पक्षी घोंसला इसलिए बनाते हैं अंडे देने के लिए। और यहाँ पर एक इसके बारे में नोट दे रखा है, तो इस नोट को भी नोट करेंगे। तो जब अंडे फूट जाते हैं और बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वे घोंसला छोड़ देते हैं। यहाँ कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाता है? तो जो मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाता है कैक्टस के कांटों के बीच, तो वो फाँकता है। और यहाँ पे आएंगे, गौरैया और कबूतर घोंसला कहाँ बनाते हैं? तो ये क्या है, ये पुराने घरों में घोंसला बनाते हैं, गौरैया और कबूतर। बसंत गौरी अंडे कहाँ देती है? तो बसंत गौरी जो है वो अंडे पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर तब ये अंडे देती है। कौन सी चिड़िया पक्षी, यानी कि ये कौन सी चिड़िया पक्षी पत्तों को चोंच से सीकर उनके बीच घोंसला बनाती है? यानी कि जो पत्ते होते हैं, 2 पत्ते, उनको क्या है कि सिल लेती है और सिल के एक थैली नुमा सी बना लेती है, तो उसको बोलते हैं दर्जनी चिड़िया। और इस क्वेश्चन को थोड़ा रिलेट भी कर सकते हैं कि कौन सी पत्तों को चोंच से सीकर, तो सीकर क्या है, एक दर्जन, दर्जी तो होता है, तो दर्जी से दर्जन चिड़िया हो सकता है। तो यहाँ भी ये क्वेश्चन तो आपका रिलेट भी हो सकता है। अब डाली पर लटकता हुआ घोंसला कौन बनाता है? तो डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है शक्करखेरा। और यहाँ पे एक नोट दे रखा है इसके बारे में, बीवर नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं, यानी कि जो बीवर पक्षी जो होता है वो अपने अपने घोंसले बनाते हैं, लेकिन मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, उनसे जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देने का कार्य करती है। ठीक है। अब यहाँ नंदिता मुंबई में, तो यहाँ से कोई ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ से कोई क्वेश्चन बना ही नहीं है। अब ये है चैप्टर 18, पानी कहाँ ज़्यादा कहीं कम। तो यहाँ से क्या है, नलमड्डा कहाँ पर है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पर एक कहानी है, ये हॉलगुंडी कहाँ पर है? तो जो हॉलगुंडी है ये है आपका कर्नाटक में। हॉलगुंडी में बच्चों की पंचायत को क्या कहा जाता है? तो जो हॉलमुंडी में जो बच्चों की पंचायत होती है उसको भीम संघ कहा जाता है। पानी की टंकी को साफ़ करने का कदम किसने उठाया था? तो ये जो स्टोरी थी इसमें जो पानी की टंकी को साफ़ करने का कदम जो उठाया था, भीम संघ के बच्चों ने ही ये कदम उठाया था। अब हम चैप्टर 19 पढ़ेंगे, जड़ों का जाल। तो यानी कि बरगद की लटकती हुई शाखाएं क्या हैं? तो यानी कि जो बरगद का पेड़ है उससे जो शाखाएं लटकी रहती हैं उनको जड़ कहा जाता है। ओक पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो ओक जो आपका पेड़ है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अब हम बोलें तो विश्व में कहाँ पाया जाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है।
ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट, अब ये इस पेड़ के बारे में थोड़ा नोट दे रखा है। इस पेड़ की जड़ें पेड़ की पेड़ इस पेड़ की जड़ें पेड़ की लंबाई की 30 गुना गहराई तक जाती हैं। यानी कि इस पेड़ की जो जड़ें हैं वो जितना, यानी कि अगर पेड़ 1 गुना है, मान लेते हैं पेड़ 1 गुना है, तो 1 गुना अगर पेड़ ज़मीन से ऊपर है तो इसकी जो जड़ें जाएंगी उसकी 30 गुना गहराई में अंदर जाती हैं, जब तक कि वे पानी तक ना पहुंच जाएं। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता जाता है। यहाँ के लोग तने में अंदर पतला पाइप डालकर, यानी कि जो यहाँ के लोग हैं, जब उनको लगता है कि यहाँ पर हमारे यहाँ पानी की कमी है तो ये इस पेड़ में पतला पाइप डालकर और पानी निकाल देते हैं। अब हम चैप्टर 20 पढ़ेंगे, मिलकर खाएं। बिहू त्यौहार कहाँ कहाँ और कब मनाया जाता है? तो बिहू जो त्यौहार है वो असम में चावल की फसल आने पर 14-15 जनवरी या 1-2 माह असम कैलेंडर में, यानी कि असम कैलेंडर के अकॉर्डिंग 2-3 माह को मनाया जाता है। भेला घर किससे बनता है? तो जो भेला घर जो होता है ये बांस के बने होते हैं। चैप्टर 21 पढ़ेंगे, खाना मिलना, खाना खिलाना। तो यहाँ से कोई ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं बना है। और चैप्टर 22 दुनिया मेरे घर में, तो यहाँ से भी कोई ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं बना है। अब ये चैप्टर है 13, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा, पक्का मिलेगा यहाँ से। तो ये मुख्तारपुर गांव कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश को पोचमपल्ली कस्बे में था। आंध्र प्रदेश को पोचमपल्ली कस्बे में था। अब यह तेलंगाना राज्य में पड़ता है। यानी कि पहले तो ये पोचमपल्ली जो आंध्र प्रदेश में पड़ता था, लेकिन अभी तेलंगाना राज्य में पड़ता है। यहाँ के पारंपरिक व्यवसाय क्या क्या हैं? यानी कि जो यहाँ का जो पारंपरिक व्यवसाय है तो वो है कारपेट, खिलौने, इत्र आदि बनाते हैं। अब चैप्टर 24 पढ़ेंगे, दूर देश की बात। यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा, 100% मिलेगा, ये इम्पोर्टेंट है। आबू धाबी कहाँ पर है? तो आबू धाबी जो है वो UAE, बोले तो यूनाइटेड अरब अमीरात। USA की राजधानी क्या है? तो जो UAE की राजधानी है आबू धाबी। आबू धाबी की मुद्रा क्या है? तो ये दिरहम है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको बहुत फंसाने के लिए बोलेगा, यहाँ पे दिरहम की जगह बोलेगा दिनार, तो यहाँ पे दिनार नहीं, आबू धाबी की मुद्रा है दिरहम। चटप्पन किसे कहते हैं? तो चटप्पन चाचा को मलयालम भाषा में कहा जाता है। और कुजम्मा किसे कहते हैं? चाची को कहा जाता है मलयालम भाषा में। केरल में कौन कौन से फलों के पेड़ हैं? तो केरल में नारियल, केला, जैक फ्रूट, पपीता, ये फ्रूट पाए जाते हैं। केरल के मुख्य मसाले क्या हैं? तो केरल में तेज़पत्ता, इलायची, काली मिर्च आदि ये मसाले होते हैं वहाँ पर केरल में। आबू धाबी में सर्वाधिक पेड़ कौन से हैं? तो यानी कि जो आबू धाबी है वहाँ पर सर्वाधिक पेड़ मिलेंगे आपको खजूर के। अब यह चटपटी पहेलियाँ, तो यहाँ से कोई ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं बनता है। और ये आपका चैप्टर 26 फौजी वहीदा, ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% मिलता है। तो चलो इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म कौन है? तो ये भारत नौसेना के डॉक्टर हैं। पहली महिला जिन्होंने परेड का नेतृत्व किया था ये वहीदा प्रिज्म थी। वहीदा प्रिज्म कहाँ से हैं? तो ये थन्ना मंडी गांव से हैं। थन्ना मंडी गांव कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के रंजौरी ज़िले में। परेड में कितने निर्देशक कमांडर होते हैं? तो जो परेड होती है इसमें निर्देशक कमांडर होते हैं वो 36 होते हैं। अब हम चैप्टर 27 पे आते हैं, कोशिश हुई कामयाब। तिब्बतन भाषा लद्दाख में बोली जाती है, उसे क्या कहते हैं? यानी कि तिब्बत भाषा जो है वो लद्दाख में बोली जाती है, उसे कहा जाता है भूती भाषा। यानी कि भूती जो है वो एक भाषा है। भूती भाषा में माँ को क्या कहते हैं? तो भूती भाषा में माँ को कहते हैं आमाले, और भूती भाषा में पिता को कहते हैं आवाले। अब यहाँ पर एक नोट लिखेंगे, लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। तो हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। और
क्लास ख़त्म होने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि मेरा माय यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, सुमन बौद्ध 555, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करें और मुझे बताएं कि मैं आगे इसी तरीके का वीडियो आपको करूं। और मैं सीटेट की पूरी प्रिपरेशन आपको कराऊंगी, और अच्छे से बस साथ लगी रहिए। और प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये कि यहाँ से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, मैं अगर आपको पूरी मेहनत करती हूँ तो मुझे अच्छा लगेगा। तो ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।